हाँ, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात कर रहे थे, जेनेसिस थ्योरी की या ऑटोजेनेसिस की थ्योरी की बात कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि अपने आप ही जो है वो आपका क्या बोलते हैं इसको, नई लिविंग थिंग्स आई या लिविंग जो ऑर्गेनिज्म थे वो आए, मड से आए, किसी ने बोला डेड डिके पार्ट से आए, ये सब बातें इन्होंने डिस्कस की। लेकिन ये सब चीजें इन्होंने बोल तो दी, लेकिन एक्चुअल में ये गलत बोल रहे थे। तो इन चीजों को और ज्यादा जो है सपोर्ट करने वाले भी लोग थे। तो सपोर्ट करने वालों में देखिए कौन था, तो सपोर्ट करने वाले में थे एक वॉन हेलमेंट। ये थ्योरी तो हम लोग डिस्कस ही कर लिए थे। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे इसके, इस थ्योरी के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, उनका नाम क्या था, वॉन हेलमेंट। तो वॉन हेलमेंट ने क्या बोला, इन्होंने कहा कि देखिए हम क्या करते हैं, एक शर्ट लेते हैं, शर्ट जो है वो आपकी स्वेट में भीगी होगी, प्लस इन्होंने क्या किया, बारले, वीट की बारले लिए, बालियां, है ना, तो उनको ले लिया इन्होंने। ठीक है, और इसको रख दिया इन्होंने बहुत टाइम तक, सम डेज तक रख दिया इन्होंने। अब कुछ दिन बाद इन्होंने देखा तो इनको क्या मिला, माइस मिले वहां पर। क्या मिला इनको, माइस मिले, माइस के छोटे छोटे बच्चे मिले। ठीक है, तो जब माइस मिले बहुत सारे, तो इन्होंने कहा कि भाई जो है देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा तो था नहीं, फिर भी माइस डेवलप हो गए। तो इसका मतलब इन्होंने मोटा मोटा क्या बोला, एनसीईआरटी बेटा नु, हम एनसीईआरटी का ही बता रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे आप। एनसीईआरटी बहुत मुश्किल सर लिखा हुआ है। पेज नंबर बता दे, मत बता देना। ठीक है ठीक है, बता देंगे। फिर एनसीईआरटी हमको खोल के रखना पड़ेगा सामने। चलो 126 होगा पेज नंबर आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे वॉन हेलमेंट, शर्ट स्वेट से भीगी हुई बार्ले बीट की, और कुछ दिन तक इन्होंने रख दिया और इनको माइस मिल गए। अब देखिए क्या होगा, जब ये कहानी हो गई कंप्लीट, तो इसके बाद आप बोलोगे ये भी गलत थी, थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई, क्योंकि इसका कोई लॉजिकल बात ही नहीं थी, साइंटिफिक बैकग्राउंड ही नहीं था इसका कोई। तो ये थ्योरी भी इनकी बेकार थी, कोई मतलब की नहीं थी, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, अब इन थ्योरी के बाद में इनको जो है क्या किया गया, इनके अगेंस्ट कुछ थ्योरीज आई। ये तो उनको बोला गया एविडेंसेस अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट में, ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस के अगेंस्ट में जो एविडेंसेस आए उनकी बात करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या था, उनके अगेंस्ट में जब बात करोगे आप, तो यहां पर आप बोलोगे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था रेड्डी एक्सपेरिमेंट, रेड्डीज एक्सपेरिमेंट, एक ये था। दूसरा देखिए रेड्डी के बाद में क्या था, स्पेलेंजिनी। कौन सा था, स्पेलेंजिनी। और स्पेलेंजिनी के अलावा और कौन से थे, तो आप बोलोगे पोस्चर एक्सपेरिमेंट। ये तीन लोग थे, इन्होंने क्या कहा, जो ए बायोजेनेसिस की थ्योरी थी उसके अगेंस्ट क्या कर दिया, जो है एविडेंस जो है रिप्रेजेंट कर दिया, बोला कि ये थ्योरी गलत है बायोजेनेसिस की। तो रेड्डी ने देखो क्या किया, सबसे पहले रेड्डी को देखते हैं। तो पहला हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे, रेड्डीज एक्सपेरिमेंट।
तो फ्रांसेस्को रेड्डी जो थे इटालियन फिजिशियन थे और फिजिशियन थे, और उन्होंने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, 3 जो है बीकर ले लेते हैं। ऐसे इन्होंने 3 बीकर ले लिए, ठीक है। पहला ये लिए, दूसरा यहां पर लिया और तीसरा लिया। तो 3 जो है क्या ले लिए इन्होंने, बीकर ले लिए। अब देखिए 3 बीकर थे, अब उसमें देखिए क्या था, तो यहां पर 3 बीकर में इन्होंने क्या क्या किया। एक में इन्होंने क्या किया, पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगा दी, पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगा दी, एकदम फाइन थी ये, ठीक है, कपड़ा टाइप में ही होता है पार्चमेंट मेम्ब्रेन। दूसरे में इन्होंने क्या किया, फाइन मुस्लिन का वो स्ट्रक्चर लगा दिया, फाइन मुस्लिन का लगा दिया, एकदम कपड़ा क्लॉथ, और इसको ओपन छोड़ दिया। एक में पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगाया, दूसरे में आप बोलोगे फाइन मुस्लिन का लगाया, और तीसरे में क्या किया इन्होंने, ओपन छोड़ दिया इसको। तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन वाले में तो यहां पर क्या हुआ, अब इसमें इन बीकर्स में इन्होंने रखा क्या वो भी देख लेते हैं। तो इन बीकर्स में इन्होंने क्या रख दिया, फ्लैश रख दिया, और इस फ्लैश को पहले इन्होंने क्या कर लिया था, कुक कर लिया था, पका लिया था। तो इस फ्लैश को रख लिया इन्होंने, ठीक है। तो इसको क्या कर लिया था इन्होंने, कुक्ड कर लिया था, ठीक है। अब देखिए कुक्ड इसलिए कर लिया था क्योंकि पहले से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो खत्म हो जाए, नहीं तो बाद में इसमें मोल्ड जो है वो डेवलप कर जाते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने क्या किया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए उसको कुक कर लिया। अब देखिए क्या होगा, यहां पर आप बोलोगे, यहाँ पर जो है आपकी कहानी देखिए, इसमें भी फाइन मुस्लिन लगा हुआ था, ये भी ढका हुआ था। तो ओपन वाला जो था, इसमें जो आपकी फ्लीस थी, जो मक्खियां थी वो आई, ओपन था तो मक्खियां आराम से आके जा सकती थी। तो मक्खियां अंदर आई आराम से, एग लेइंग किया इसके ऊपर, और एग लेइंग किया, यही एग फूटे तो इन्होंने मैगेट लार्वा बना लिया। क्या बना लिया, मैगेट लार्वा बना लिया। अब मैगेट लार्वा बना लिया तो आप समझ ही रहे हो, सब कहानी इनकी फिट हो गई, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी रेड्डीज एक्सपेरिमेंट में। और इधर जो थे, इधर आप देखोगे कोई इंडिविजुअल डेवलप नहीं हुआ, लेकिन जो ये आपका फाइन मुस्लिन था, इसमें बैक्टीरिया वगैरह एयर के थ्रू आ रहे थे, थोड़ा बैक्टीरियल कॉलोनी वगैरह डेवलप हुई, लेकिन मैगट वगैरह डेवलप नहीं हुआ, यानी कि फ्लाइज अंदर नहीं गई, तो उसकी वजह से अंदर कुछ नहीं ऐसा था कि जो मैगट वगैरह डेवलप कराए। तो अल्टीमेट पर्पस यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आया कि भाई देखो, अगर पहले से कुछ प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब कोई इंडिविजुअल, तो वहां पर आपका लाइफ की ओरिजिन नहीं होगी। तो इन्होंने पीछे की जो थ्योरी हमने पिछली लेक्चर में बताया था, उसको इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। पीछे उन्होंने बताया था कि नॉन लिविंग थिंग से जो है डेवलप हो जाता है लाइफ, ऐसा तो नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो इन 2 जार में भी क्या होता, मैगट बन जाता, ठीक है, समझ में आया। यस सर। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट, रेड्डी के बाद में एक दूसरे थे, उनका नाम था आपका स्पेलेंजिनी। अब स्पेलेंजिनी की बारी आई। स्पेलेंजिनी ने क्या बोला देखिए, तो स्पेलेंजिनी जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1765 में। देखिए क्या बोला उन्होंने कि एनिमल फ्लैश लेते हैं, एनिमल फ्लैश के अलावा इन्होंने बोला कि वेजिटेबल ब्रॉथ लेते हैं, ठीक है। एनिमल फ्लैश और वेजिटेबल ब्रॉथ मतलब वही लुगदी बना लेते हैं, और इसको बॉईल करते हैं। बॉइल्ड कर लिया। अब बॉइल्ड क्यों किया, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से प्रेजेंट होंगे वो मर जाएंगे, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया, किल कर दिया। ये कहानी सेट हो गई। अब देखिए इसके बाद इसने क्या किया, इसको रख दिया, केप्ट इन, कहां रख दिया, तो देखिए एक फ्लास्क इन्होंने ऐसा लिया जो लूजली जो है आपका क्या था, पैक्ड था, मतलब
हवा हवा जा रही थी उसमें, और एक ऐसा ले लिया जो एयर टाइट फ्लास्क था, एयर टाइट फ्लास्क, और एक कैसा ले लिया लूजली पैक्ड फ्लास्क। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इस वाले फास्ट फ्लास्क में बहुत दिन तक रखा रहा, तो इसमें इन्होंने देखा कोई डेवलप नो लिविंग स्टेज या नो लिविंग फॉर्म देखने को मिली, कोई लिविंग फॉर्म यहां पर डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, कोई लिविंग फॉर्म डेवलप नहीं हुआ। लेकिन लूजली पैक्ड जो था फ्लास्क, उसमें अगर आप बात करो तो यहां पर क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो अपीयर्ड हो गए, वो दिखाई दिए। समझ में आई बात की नहीं? तो यहां से भी निकल के एक बात आई कि भाई एयर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आते हैं, और उन्हीं की वजह से यहाँ पर जो है कॉलोनीज वगैरह देखने को मिली, बैक्टीरियल कॉलोनीज बनने लगी। लेकिन एयर टाइट जो था उसमें कुछ जा ही नहीं रहा था, तो वहां कोई लाइफ फॉर्म डेवलप नहीं हुई। तो स्पेलेंजिनी में भी एबायोजेनेसिस की थ्योरी को एकदम खत्म कर दिया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब तीसरी थ्योरी देखो, तीसरी जो थ्योरी थी वो थी आपकी पॉस्चर्स एक्सपेरिमेंट। तो लुइस पॉस्चर जो थे फ्रेंच साइंटिस्ट थे, और इन्होंने क्या किया, इनका एक्सपेरिमेंट बहुत दिलचस्प था। इन्होंने देखो क्या किया, एक स्वान नेक टाइप का फ्लास्क ले लिया, ऐसे, और इसके नीचे क्या किया इन्होंने, बर्नर लगा दिया, ऐसे बर्नर लगा दिया। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, ब्रॉथ भर दिया, वही वेजिटेबल सूप वो सब भर दिया, और ब्रॉथ भर दिया। ब्रॉथ भरने के बाद देखो क्या किया इन्होंने, तो ब्रॉथ जब भर गया तब इसको बॉईल कर दिया, यानी कि बॉईल इसलिए कर दिया क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हाई टेम्परेचर पे किल कर दें, स्टेराइल बना लें पूरा। अब यहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब ये ऐसे रखा रहा बहुत दिन तक, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुए। लेकिन थोड़े टाइम बाद इन्होंने क्या किया, इसका ब्रेक कर दिया नेक को, और नेक को जब ब्रेक कर दिया इन्होंने, इसको तोड़ दिया, नेक को ऐसे तोड़ दिया यहां से। जब तोड़ दिया तब उसके बाद देखिए क्या हुआ, तो जो फ्लास्क था ये ओपन हो गया, ऐसे ये ओपन हो गया। अब जब ये ओपन हो गया तो यहाँ पर एयर भी आ रही थी, और एयर के आने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए यहाँ पर ब्रॉथ में। तो इन्होंने बोला कि देखिए एयर की वजह से क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वही बैक्टीरिया वगैरह आ गए। तो इन्होंने एक बात बोली यहाँ पर सीधी सीधी निकाल के, कि जो बायोजेनेसिस की थ्योरी थी, क्या इन्होंने बोला, बायोजेनेसिस की थ्योरी। तो बायोजेनेसिस की थ्योरी में इन्होंने क्या बोला कि भाई जो लाइफ थी वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई। क्वेश्चन ने क्या बोला, इनका कंक्लूजन क्या था कि लाइफ अपीयर्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो इन्होंने बोला कि लाइफ जो अपीयर हो रही है वो पहले से जो लाइफ प्रेजेंट है उससे अपीयर हो रही है। तो लाइफ अपीयर्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप लाइफ आई। लेकिन एक चीज ये भी नहीं बताया कि जो पहली लाइफ आई होगी, जो पहला इंडिविजुअल आया होगा, वो कैसे बना होगा, लाइफ बनी कैसे होगी, ये नहीं बता पाए। ये केवल ये प्रूफ कर पाया कि लाइफ अपीयर्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और इसी को बोला गया बायोजेनेसिस। क्या बोला गया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो पोस्चर का एक्सपेरिमेंट हो गया। इतने समझ में आ गई बात? बताओ बेटा, डन? तो नेक ब्रेक कर दी थी तब उसमें लाइफ अपीयर होने लग गई थी ना। हाँ देखो, ये जब ब्रेक किया ना, देखो अभी एयर आ रहा था, जो एयर आया तो ये जो नेक था इसी में फंस जाते थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे।
लेकिन जब इसको ब्रेक कर दिया तो एयर के साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जाने लगे। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बोलेंगे कि एक और थ्योरी आया। अब ये एविडेंसेस अगेंस्ट द एबायोजेनेसिस थ्योरी वो खत्म हो गया। हाँ बोलो। सर बायोजेनेसिस का मतलब? बायोजेनेसिस का मतलब हुआ कि लाइफ का फॉर्मेशन होना। बायोस मतलब लाइफ, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। अब तीसरी थ्योरी आई कॉस्मोजोइक थ्योरी। कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस पूछ देते हैं यहां से भी। तो कॉस्मोजोइक थ्योरी को एक साइंटिस्ट थे रिचर, उन्होंने सबसे पहले बताया था। नाम आपको ना याद रहे तो ये मत याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने क्या बोला, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, क्या बोला इन्होंने, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट हुआ, प्रोटोप्लाज्म reaches on the earth. From the universe in form of spores और germs। तो इन्होंने क्या बोला, जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ अर्थ पे वो कहां से आया, तो यूनिवर्स में इन्होंने बोला बहुत सारे स्पोर्स या जम्प्स घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उन्हीं में से कुछ जो है कहां आ गए, अर्थ पे आ गए, और अर्थ पे आए तो उन्हीं से आगे जाके क्या हुआ, लाइफ का डेवलपमेंट हो गया। यानी कि स्पोर या जर्म से जो है लाइफ का ओरिजिन हुआ, ये बोलना चाह रहे थे। तो इसी को बोला गया कॉस्मोजोइक थ्योरी। दूसरा देखिए, नेक्स्ट जब आप बात करोगे तो आप बोलोगे, नेक्स्ट जो थ्योरी था वो था पैनस्पर्मिया थ्योरी। पैनस्पर्मिया थ्योरी दिया भी होगा आपका। हाँ ये दिया हुआ है आपका पेज नंबर 127 पे स्पोर्स वगैरह बताया गया है। ठीक है, तो पैनस्पर्मिया में क्या बोला गया, इसको आर्हेनियस ने दिया था। किसने दिया था, आर्हेनियस ने दिया था। तो पैनस्पर्मिया थ्योरी के बारे में क्या बताया गया, समझिए इस बात को। तो पैनस्पर्मिया थ्योरी के बारे में बोला गया कि यहां पर जो ऑर्गेनिज्म थे वो एग्जिस्ट करते हैं थ्रू आउट द यूनिवर्स। क्या बोला गया, ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट थ्रू आउट द यूनिवर्स, मतलब पूरे यूनिवर्स में ऑर्गेनिज्म है। हम केवल पृथ्वी की बात कर रहे हैं लेकिन पूरे यूनिवर्स में ही है। ठीक है, यूनिवर्स एंड दियर spores could freely travel through the space from one star to another। मतलब एक स्टार से, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे क्या है आपका, स्पोर्स आए, क्योंकि वहां पर लाइफ होगी और वही स्पोर्स से अब लाइफ यहाँ पर आगे बढ़ गई। ठीक है, तो इसको बोला गया पैनस्पर्मिया की थ्योरी। ये आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 127 पे दिया हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो, तो कॉस्मोजोइक और पैनस्पर्मिया थ्योरी एक ही जैसी थी। ठीक है, वहां पर स्पोर्स नाम दिया गया और यहाँ पे बोला गया कि जो है स्पोर्ट्स यहां पर भी बोला गया। ठीक है, दोनों एक ही जैसी थ्योरी थी। ठीक है,
ओके सर। अब इसके बाद में बेटा हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है आपका थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। चौथी थ्योरी देखते हैं, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। तो कैटास्ट्रोफिज्म की थ्योरी में क्या बोला गया, देखिए सबसे पहले तो कैटास्ट्रोफिज्म की थ्योरी में बोला गया कि एक थे जॉर्ज क्यूवियर, इन्होंने बताया था। तो जॉर्ज क्यूवियर ने क्या बोला कि पृथ्वी के ऊपर टाइम टू टाइम कैटास्ट्रोफिक इवेंट होते रहते हैं। कैसे इवेंट होते रहते हैं? कैटास्ट्रोफिक इवेंट होते रहते हैं। कैटास्ट्रोफिक का मतलब क्या हुआ कि बहुत कोई भयानक कोई आ जाए, डिजास्टर इवेंट बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। भूकंप आ जाए एकदम से, पूरा सुनामी आ जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, डिजास्टर इवेंट, तो कैटास्ट्रोफिक इवेंट बोलते हैं। तो इसके आने से क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब सारे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आप बोलोगे यहाँ पर क्या होता है, तो आप बोलोगे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय द इनऑर्गेनिक मैटर। और इसी को हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो टाइम टू टाइम रिवोल्यूशन होते रहते हैं अर्थ के ऊपर, एक के बाद एक, टाइम टू टाइम अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए, तो बेटा ये कुछ सिंपल थ्योरी थी जो जिन्होंने बताया कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, लेकिन ये सब किसी काम की नहीं थी। सबसे ऑथेंटिक थ्योरी जो दी थी वो थी मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओपेरिन एंड हेल्डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है हमको, ये सबसे ऑथेंटिक है। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं 6 नंबर की थ्योरी जो है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मॉडर्न थ्योरी और ओपेरिन हेल्डन थ्योरी। ओपेरिन हेल्डन, हालांकि ये दोनों लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी थी, लेकिन मिला के हम इनको पढ़ते हैं, ओपेरिन हेल्डन थ्योरी। अब इस ओपेरिन हेल्डन थ्योरी में क्या बोला गया, देखो इसको हम केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं, और नाम भी लिख लो जितने हैं, केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उसके अलावा आप बोलोगे और दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे नेचुरलिस्टिक थ्योरी। ठीक है, नेचुरलिस्टिक थ्योरी। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, साइंटिस्ट जो थे उनका नाम देखते हैं। उनका नाम था A.I. ओपेरिन। क्या नाम था? A.I. ओपेरिन। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। क्या थे? रशियन साइंटिस्ट थे। ये रशियन साइंटिस्ट जो थे ओपेरिन हेल्डन, इनकी एक बुक थी, वो कौन सी थी? द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ये बुक इन्होंने लिखी थी और इसी में पब्लिश करवाया था अपने जो है थ्योरी को, जो इन्होंने बताया था मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, ओपेरिन ने। तो ये जो थी 1936 में जो है पब्लिश कराई गई ये बुक, और उसी में ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। इसके अलावा देखिए दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेल्डन।
जेबीएस हेल्डन बोलते हैं। तो हेल्डन जो थे ये एक्चुअल में तो ब्रिटिशर थे, लेकिन आके इंडिया में सेटल हो गए भुवनेश्वर में, वहीं उड़ीसा यूनिवर्सिटी में, और यहीं के रह गए। तो इन्होंने भी 1957 में जो है कुछ बातें बताई, जो है इसके बारे में आपका यही जो थ्योरी था सेम। तो लगभग दोनों के मिला के थ्योरी को ही हम बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी और ओपेरिन हेल्डन थ्योरी, केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और द नेचुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, अब बात आती है कि लाइफ जो थी वो बनी कैसे। तो आप बोलोगे ओपेरिन ने जो बात बताई वो क्या थी। इन्होंने बोला कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इन्होंने एक लाइन में क्या बात बोली ओपेरिन ने, इन्होंने बोला कि लाइफ, अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने, लाइफ कम्स फ्रॉम कहां से, कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। वो क्या था आपका, आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो इन्होंने बोला कि लाइफ जो बनी वो कहां से बनी, लाइफ originated from pre-existing non-living organic molecules आरएनए एंड प्रोटीन। तो प्रोटीन और आरएनए नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स थे और इन्हीं से लाइफ का जो है फॉर्मेशन हुआ। इन्होंने इतनी बात बोली ओपेरिन ने। इस चीज को उन्होंने कई स्टेप में समझाया भी और अल्टीमेट अच्छे से बताया भी और लॉजिकली सही बात बोल रहे थे। तो इसीलिए इसको सबसे ऑथेंटिक थ्योरी माना जाता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ जो है इवोल्यूशन की या केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब लाइफ की जो ओरिजिन थी इन्होंने दो मेन स्टेप में इसको डिवाइड किया। एक इन्होंने बोला कि सबसे पहले केमिकल का ओरिजिन कैसे हुआ, तो इन्होंने बोला कीमोजेनी, और उसके बाद में इन्होंने बोला कि केमिकल इवोल्यूशन होने के बाद में बायोजेनी आया, यानी कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, समझते हैं इस बात को। इन्होंने ओपेरिन ने क्या बोला, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो थी, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो थी ओरिजिन ऑफ लाइफ जो थी वो दो तरीके से थी। तो एक तो इन्होंने बोला कीमोजेनी, और दूसरा इन्होंने क्या बोला कीमोजेनी के बाद में, तो इन्होंने बोला बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या बायोजेनी। तो इस वाले स्टेप में हम पढ़ते क्या हैं, यहां पर हम पढ़ते हैं केमिकल इवोल्यूशन। क्या पढ़ते हैं, केमिकल इवोल्यूशन। क्या पढ़ते हैं, केमिकल इवोल्यूशन। तो केमिकल इवोल्यूशन में इन्होंने देखा, वो हम सब बातें डिस्कस करेंगे कीमोजेनी में, केमिकल इवोल्यूशन में क्या हुआ, और बायोजेनी में बेटा हम देखेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो दो मेन पार्ट में डिवाइड किया, पहले केमिकल का क्या इन्वॉल्वमेंट था और केमिकल से लाइफ जब बन गई तो उसके बाद में आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए केमिकल इवोल्यूशन में सबसे पहली जो फेज आती है वो आती है एटॉमिक फेज। कौन सी आती है, एटॉमिक फेज। अब एटॉमिक फेज की बात करते हैं। एटॉमिक फेज में आप देखोगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फेट, ये सारी चीजें थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखिए दूसरा फेज कौन सा आया, तो इसके बाद में जो एटॉमिक फेज के बाद में था वो कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। तो एटम से क्या बना, सिंपल मॉलिक्यूल्स बने। तो आप बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ किसका, सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब सिंपल मॉलिक्यूल्स कैसे बने उनकी जरा बात करते हैं हम लोग। तो सिंपल मॉलिक्यूल में आप बोलोगे कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हुआ। एटम्स का कॉम्बिनेशन हुआ। तो इसमें देखिए आप, जैसे
हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके H2 बना लिए, N2 बन गया, H2O बन गया, आपका CH4 बन गया, फिर आप बोलोगे अमोनिया बन गया, CO2 बन गया, ये सब कंबाइंड होने लगे आपस में, है ना, और बन गया ये जो है आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स बनने लगे। अब जब सिंपल मॉलिक्यूल बन रहे थे उस समय जो इन्वायरमेंट था वो बेटा कैसा था, रिड्यूसिंग टाइप का था। कैसा था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आप बोलोगे इन्वायरमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग एक बार इन्वायरमेंट। पिछली वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ एक मिनट बेटा। डन सर। तो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो कि ऑक्सीजन जो थी वो फ्री फॉर्म में नहीं थी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता तो आप बोलो ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल इन फ्री फॉर्म। तो फ्री फॉर्म में वो कतई नहीं थी, एकदम नहीं थी। ठीक है, फ्री फॉर्म में नहीं थी कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे इसके बाद में क्या हुआ, तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन थी नहीं। अब क्या हुआ, सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो जो वाटर था और जो अमोनिया थी, वाटर एंड अमोनिया, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल जो थे ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ। तो सबसे पहले प्रिमिटिव अर्थ पे क्या बना, तो आप बोलोगे अमोनिया एंड वाटर, ये बन गए। ठीक है, तो ये कहानी हो गई आपका, वाटर और अमोनिया बन गए, सिंपल मॉलिक्यूल्स बन गए, एटॉमिक फेज। अब सिंपल मॉलिक्यूल जब बन गए तो इसके बाद में आपका तीसरा स्टेप आएगा। सिंपल मॉलिक्यूल से बेटा कौन से मॉलिक्यूल बनेंगे, तो आप बोलोगे सिंपल से बन जाएंगे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अभी ऑर्गेनिक तो बने नहीं थे, तो आप बोलोगे अब कौन से बन जाएंगे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कौन से बन जाएंगे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं मोनोमर्स हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो इसमें आप बोलोगे जो सिंपल मॉलिक्यूल थे जो अभी ऊपर मैंने बनाए सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, वो आपस में कंबाइंड हुए, और कंबाइंड होके वो क्या बन गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करोगे तो अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं, जैसे आपका CH4 था, CO2 था और आपका वाटर था, ये तीनों ने मिलके क्या बनाया यहाँ पर, तो आप बोलोगे शुगर बन गई। फिर क्या बन गया आपका, ग्लिसरॉल बन गया, और आप बोलोगे फैटी एसिड बन गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। CH4 आपका मीथेन, HCN ये था, और उसके बाद वाटर, और इसके साथ हमने मिला दिया क्या, अमोनिया। ये मिलके इन्होंने क्या बना दिया, तो इन्होंने प्यूरिन बना दिए, प्यूरिन और पैरामिडिन बेस बना दिए। तो प्यूरिन और पैरामिडिन आर द नाइट्रोजनस बेसेस व्हिच आर प्रेजेंट बेसिकली इन जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA। तो DNA और RNA में प्यूरिन और पैरामिडिन जब तक नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा, बैकबोन तो उन्हीं को बनाना है शुगर के साथ में। तो प्यूरिन और पैरामिडिन जो है वो आपको देखने को मिल गया वहां पर, वो बन गए। अब इसके बाद में देखिए क्या होगा, नेक्स्ट आप बात करोगे आपका CH4 प्लस CO2 प्लस वाटर प्लस आपका अमोनिया, ये मिल गए, और ये मिलके बेटा क्या बना दिए, अमाइनो एसिड बना दिए। तो यहां अमाइनो एसिड तक हम पहुंच गए भाई, कहां एटम लेके चले थे और अमाइनो एसिड तक हमने बना लिया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, आप बोलोगे उस समय क्या था, बहुत तेजी से, मतलब बहुत गर्म रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, बहुत हॉट एंड कंडीशन थी, बहुत ज्यादा बिल्कुल आग का गोला जैसा था मामला सब कुछ। तो अब यहां पर क्या हुआ, धीरे धीरे आप बोलोगे कूलिंग इफेक्ट आया, धीरे धीरे ठंडा हुआ। तो जब कूलिंग हुआ तो कूलिंग में देखिए क्या हुआ, जैसे कूलिंग हुआ तो वहां पर क्या हुआ, टोरेंशियल रेन हुआ, टोरेंशियल रेन फॉलिंग हुआ, मतलब बहुत तेज मूसलाधार बारिश हुई। और जहां बहुत तेज बारिश हुई तो पूरा वाटर एक जगह पे गिर गया, वाटर रस्ड डाउन। ठीक है, और इसके पास क्या थे, साल्ट भी थे एंड आप बोलोगे मिनरल्स भी थे। तो ये साल्ट और मिनरल वाला वाटर एक जगह पे गिरा जाके बहुत सारा, तो ये आप बोलोगे
ये क्या बन गए, तो आप बोलोगे इन्होंने क्या बना लिया, ओशियंस बना लिए। क्या बना लिए, ओशियंस बना लिए। ठीक है, क्या बना दी, ओशियंस बना दी। लो भाई प्रीवियस स्लाइड ले लो। डन सर। तो वाटर रस हुआ, एक जगह पे गिरा, सारा टोरेंशियल रेनफॉल हुआ, उसकी वजह से क्या बन गए, ओशियंस बन गए। क्या बन गया, ओशियंस बन गए। अब भाई ओशियंस बन गए। अब ओशियंस जब बने तो ये जो आपका कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज लग रहे थे, जो मिक्स रिएक्शन हो रही थी, उनके लिए कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज भी लग रहे थे, जैसे सोलर रेडिएशन था वहां पर, अल्ट्रावायलेट रेज थी, यूवी रेज थी, एक्सरेज थी, लाइटनिंग था बहुत तेजी के साथ में, हाई एनर्जी रेडिएशन था। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, इस स्टेज तक भी ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, क्योंकि ऑक्सीजन जो थी वो फ्री फॉर्म में थी ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यही ओशियन जब बन गए तो एक बात हैल्डन ने बोली, जिनके लिए उनका नाम आया इस थ्योरी। हैल्डन ने इसी टाइम पे क्या बोला, एक स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि देखिए जो सूप लाइक, समझिएगा इस बात को, इन्होंने क्या बोला, सूप लाइक ब्रॉथ ऑफ ऑफ केमिकल्स केमिकल्स फॉर्म्ड इन ओशियंस। तो ओशियंस में सूप लाइक ब्रॉथ ऑफ केमिकल्स जो था वो बन गया। ठीक है, अब जब बन गया तो वहां पर देखोगे ओशियंस ऑफ अर्ली अर्थ। तो शुरुआती में जब पृथ्वी बनी उसी समय की बात थी, और ये आपसे एकदम से बारिश हुआ, एक ही जगह पे पानी को भर गया, उसी को ओशियंस बोल दिएगा। ओसी में सूप लाइक ब्रॉथ ऑफ केमिकल प्रेजेंट। ठीक है, अब इसमें अर्थ बनने के बाद तो आप देखोगे होगा फ्रॉम विच, जिनमें से क्या हुआ, देखिए लिविंग सेल्स लिविंग सेल्स लिविंग सेल्स आर लिविंग सेल्स आर अपीयर्ड लिविंग सेल्स आर अपीयर्ड। तो ये बात बोला जेबी हेल्डन। इसने बोला जेबी हेल्डन। तो जेबी हेल्डन जो थे, उन्होंने 1920 है ना, उसमें यह बात बोली, और उन्होंने एक टर्म दिया। टर्म देखिए क्या था, जो टर्म दिया वो बड़ी बात बोल गए। ये टर्म इन्होंने बोला कि प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब क्या हुआ, पहले, प्री मतलब पहले, बायोटिक मतलब लाइफ, प्रीबायोटिक सूप, जिससे लाइफ ओरिजिनेट हुई, प्रीबायोटिक सूप और हॉट डाइल्यूटेड सूप। मतलब क्या हुआ, जो आपके ओशियंस बने उनमें केमिकल जो थे, ये ऐसे केमिकल थे, और इसी के लिए इन्होंने ये टर्म यूज किया कि प्रीबायोटिक सूप है या हॉट डाइल्यूटेड सूप है। मतलब ऐसा सूप जो, जिससे क्या था, लाइफ ये बात बोली, समझ में आई बात। क्लियर है बेटा इतना। बोलो। यस सर। 10 ही लोग बचे हो 14 लोग में। चलो, तो हॉट डाइल्यूटेड सूप जो था वो, और आपका प्रीबायोटिक सूप, ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए इसके बाद में क्या होगा, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इसका, तो आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो थे वो कैसे बने? तो एक मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स थे उनसे, ठीक है। तो इसके बारे में एक थे सिडनी फॉक्स, उन्होंने थोड़ा बताया, सिडनी फॉक्स ने। तो उन्होंने क्या बोला कि एक डिमोन्स्ट्रेशन दिया, एक एक्सपेरिमेंट एक तरीके का इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि ड्राई मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड, क्या ले लिया इन्होंने? ड्राई मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड ले लिया और उसको हीट किया, हीट किया। हीट करने के बाद उसको देखा इन्होंने, जो है क्या किया, ठंडा किया। तो इन्होंने देखा क्या हुआ, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल जो है वो बन गए। सिंथेसाइज हो गए, ठीक है। तो इस वाली बात से निकल के सामने क्या आया कि भाई पहले जो है जब अर्थ बनी होगी, जब लिविंग बीइंग बना होगा, तो आपका बहुत हॉट कंडीशंस थी, उसी में अमाइनो एसिड बने होंगे। अमाइनो एसिड बने होंगे तो उसमें इतना गर्मी थी, वो आपस में जुड़ गए होंगे, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल बना लिए होंगे, वो सिंथेसाइज कर लिए होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्लेम भी किया कि जो प्रोटीन कैटालिसिस सिस्टम होता है वो मस्ट हैव डेवलप्ड बिफोर द आपका न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने क्या बोला कि जो प्रोटीन कैटालिटिक जो सिस्टम है, मतलब एंजाइम वगैरह, वो पहले डेवलप हुआ होगा कंपैरेटिवली टू न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलो, तो एंजाइम पहले आया इन्होंने बोला, यानी कि प्रोटीन पहले आई और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आया, ऐसा इन्होंने बोलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही फैटी एसिड से क्या बन गया आपका, फैटी एसिड से क्या बन गए, तो फैटी एसिड से फैट्स बन गए। ऐसे ही आप बोलोगे सिंपल शुगर से क्या बन गया, तो आप बोलोगे पॉलीसैकेराइड बन गए। तो ऐसे बहुत सारे क्या हुए आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल्स। समझ में आई बात की नहीं? चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे इस कहानी में क्या है, जैसे शुगर हुआ कैसे बनेगा, तो आप सबको पता है ये शुगर हुआ और शुगर हुआ, आपस में अगर शुगर यूनिट को जोड़ दोगे आप तो पॉलीसैकेराइड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ऐसे पॉलीसैकेराइड्स बनी। फिर देखिए आप फैटी एसिड, इसको फैटी एसिड, और आप बोलोगे ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अगर देखेंगे हम लोग तो ये क्या बोल देंगे आप, फैट्स बना लेंगे। ऐसे ही आप बोलोगे अमाइनो एसिड, क्या बोलोगे आप, अमाइनो एसिड, प्लस आप बोलोगे अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे बेटा, तो आप बोलोगे अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। फिर देखिए आप नाइट्रोजनस बेस प्लस आप बोलोगे पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस आप बोलोगे फॉस्फेट, ये मिलके क्या बनाएंगे, तो आप बोलोगे न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही आप देखोगे न्यूक्लियोटाइड्स प्लस न्यूक्लियोटाइड्स, ये मिलके क्या बनाएंगे, तो आप बोलोगे न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बना देंगे, न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। तो इस तरीके से हमको देखो ये सारे बायोमोलिक्यूल मिल गए बड़े बड़े, ये सारे कैसे थे आप बोलोगे, कॉम्प्लेक्स, क्या थे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे कि नहीं थे? आई होप सबको समझ में आ गई होगी ये सारी बात। यस सर आ गई। ठीक है, अब देखिए क्या था, तो ये तो केमिकल इवोल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड थे जैसे आपके, तो अब इसके कॉम्बिनेशन सारे बना सकते हो आप। जैसे देखो हाई टेम्परेचर पे अगर आप बात करोगे नाइट्रोजनस बेस और शुगर, नाइट्रोजनस बेस और शुगर आपस में मिलके क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। ऐसे ही अगर आप बोलोगे कि भाई आपका अमाइनो एसिड आपस में मिलके प्रोटीन्स बना लेंगे, सब बता ही दिया मैंने, ठीक है।
अब अगर आपको कोएंजाइम बनाना है तो आपका न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह और पॉलीसेकेराइड ये सब देखोगे आप, यहाँ पर मिलेंगे आपको, तो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा आपका। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कैसे बनेगा? तो न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और दूसरा आपका आपका क्या नाम है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड और कार्बोहाइड्रेट, वही शुगर वाली जो चेन है, वो आपका जो मॉलिक्यूल है मिलके राइबोस शुगर, वो क्या बना देंगे, न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। ऐसे ही आपका प्रोटीन एंजाइम बना देंगे, न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। तो इस तरीके से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और हमको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या देखा, एटॉमिक फेज। क्या देखा, एटॉमिक फेज। एटॉमिक फेज के बाद में हमने देखा उनसे कौन से मॉलिक्यूल बने, तो सिंपल मॉलिक्यूल बने। सिंपल मॉलिक्यूल के बाद में बेटा हमने देखा क्या बने, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बाद में बेटा क्या बना, तो आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बाद में सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, है ना। यही तो था पूरा स्टेप, चारों स्टेप जो मैंने बताया आपको। ठीक है, यस सर। बताओ कीमोजेनी समझ में आ गया सभी को? यस सर, आ गई समझ। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम ये सब बताया तो इन्होंने, लेकिन इसको प्रूफ करने के एक एक्सपेरिमेंट किया मिलर ने, और ये पूछा भी जाता है आपसे। तो यहां पर इसके प्रूफ के लिए एक एक्सपेरिमेंट था, उसका नाम दिया गया मिलर एक्सपेरिमेंट। तो मिलर ने एक्सपेरिमेंट देखो क्या किया, समझ लेते हैं इसको भी, मिलर का एक्सपेरिमेंट। कुछ ऐसे सेटअप बनाया इन्होंने, और इसमें देखो मेन बात वही है, वो मैं बता रहा हूँ, सेटअप को छोड़ो। तो स्टैनले मिलर थे, स्टैनले मिलर कौन थे, स्टैनले मिलर। तो स्टैनले मिलर ने जो है, आप बोलोगे 1953 में एक्सपेरिमेंट बताया। यहाँ पर इलेक्ट्रोड ये लगे हुए थे, करीब करीब 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर था, और इन्होंने बीकर में इसमें भर क्या दिया, तो इन्होंने भर दिया कुछ गैसेस। देखिए जैसे इन्होंने भरा आपका CH4, इन्होंने भरा आपका NH3, इन्होंने भरा आपका वाटर, इन्होंने आपका क्या भरा, सॉरी हाँ वाटर, ये इतना भर दिया। अब इसमें देखिए, अगर आपसे कोई पूछे गैसेस का रेशियो कितना था, तो आप बोलोगे 2:1:2। रेशियो क्या था, यानी कि ये 2 था, ये 1 था, और ये वाटर 2। ठीक है, तो यहाँ पर मेथेन, अमोनिया और H2, वाटर से यहाँ H2 मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन नहीं। तो 2:1:2 का जो है ये कहानी थी, और इसका मिक्सचर बना लिया इन्होंने, और इलेक्ट्रोड से मतलब लाइट दे दिया, मिक्सचर बन गया। अब मिक्सचर बना तो 1 वीक के बाद इन्होंने क्या देखा, देखिए, तो इन्होंने देखा कि 1 वीक बाद इसमें एलानीन अमाइनो एसिड बना, ग्लाइसिन बना, एलानीन ग्लाइसिन एस्पार्टिक एसिड, एलानीन ग्लाइसिन एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, और क्या मिला इनको, यूरिया मिला, और क्या मिला, HCN मिला, फिर आप बोलोगे एसिडिक एसिड मिला, ये सारी चीजें इसमें इन्होंने मिली। तो इन्होंने इस
एक्सपेरिमेंट से प्रूफ क्या किया कि देखिए भाई, जो बात बताई है लोगों ने बिल्कुल सही बताई है। हमने वही कंडीशन सारी बनाई जो उस समय रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में रही होंगी, और हमको अमाइनो एसिड बन गए। तो जब अमाइनो एसिड बन गए, यूरिया बन गया, एसिडिक एसिड बन गया, तो इन्होंने बोला कि इसी तरीके से जो है आपका कीमोजेनी से ही केमिकल्स बने होंगे, केमिकल से ही क्या बना होगा, आपके प्रोटीन्स बने होंगे, और प्रोटीन जो एंजाइम्स होंगे उन्होंने रेप्लिकेटिव यूनिट के तरीके से काम किया होगा, और उसके बाद डीएनए आरएनए बन गया होगा और सेल बन गई। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कंट्राडिक्शन रहता है कि आरएनए डीएनए पहले बना कि जो है प्रोटीन्स बनी, तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि पहले आरएनए बने। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका मिलर एक्सपेरिमेंट था। तो कीमोजेनी मैंने खत्म कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। पेज नंबर 127 पे लास्ट वाला पैराग्राफ आप देखोगे, उसमें है। ठीक है, ओके सर। तो केमिकल सर एक इवोल्यूशन बार आपका फ्लोरा कंप्लीट। और फाउना का मीनिंग बता दो। इसका बेटा फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फौना का मतलब वही है, मतलब आपका क्या बोलते हैं, जो आपका ये होता है जीव और जो है वृक्ष, है ना, इनको जब हम पढ़ते हैं ना साथ में, तो इसी बोलते हैं फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, सर एक बार और बता दो, समझ नहीं आया। ये टर्म बेटा हम लोग यूज करते हैं जो आपके एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, प्लांट और एनिमल्स के लिए। फ्लोरा हम लोग प्लांट के लिए यूज करते हैं, और जो आपका फौना होता है वो हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। ओके सर। ठीक है, यस सर। लिखना चाहो लिख लो, यहाँ पर फौना जीव हो गया, और ट्रीज जो होते हैं उनके लिए फ्लोरा यूज करते हैं, फ्लावर से याद रखो। ठीक है, तो ये टर्म यूज किए जाते हैं साइंटिफिकली लिस्टेड जो बहुत सारे एनिमल होते हैं एक जगह, तो उनके लिए यूज करते हैं। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना या फौना एंड फ्लोरा। चलो, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग। एक बार बायोजेनी हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। हाँ नो बताओ। स्टेलर डिस्टेंसेस। स्टेलर डिस्टेंसेस का मतलब होता है वही लाइट को नापने वाला जो होता है ना, उसी को बोलते हैं। जैसे प्रकाश वर्ष होता है ना, जैसे जैसे ये जो आपके तारे होते हैं, तारे होते हैं ना जो, तो तारे जो होते हैं वो लाइट इमिट करते हैं। अब उनको हम जो देखते हैं ना, जो ये चमकते हुए, एक्चुअल में ये पास्ट की लाइट होती है, क्योंकि वो लाइट पहुंचते पहुंचते अर्थ पे बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर इस तारे से लेके ये पृथ्वी तक की दूरी नापी जाए तो उसी को हम बोलते हैं स्टीलर डिस्टेंस। ओके सर, थैंक यू सर। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहाँ पे, कहाँ दिया हुआ है बेटा? सर जो फर्स्ट पेज है इस चैप्टर का, इवोल्यूशन वाले का, अच्छा, ओरिजिन ऑफ लाइफ में सेकंड लाइन है सर। हाँ ठीक है, ठीक है, स्टीलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो वही मतलब मुख्य जो आप मुख्य रूप से जो डिस्टेंस नापी थी उसी को बोलते हैं स्टीलर डिस्टेंस, प्रकाश वर्ष से एक तरीके। ठीक है, ओके सर। वही स्टेटमेंट लिखा होगा देखो, स्टीलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। तो मुख्य जो दूरी है इन दोनों के बीच में ना, वो कैसे नापी जाती है, लाइट ईयर के, प्रकाश वर्ष में, लाइट ईयर में, है ना, उसी को बोलते हैं स्टीलर डिस्टेंस। चलो, और कुछ? एक जगह रोटिंग लिखा होगा, रोटिंग, रोटिंग ROTTING, आगे 127 पे। रोटिंग का मतलब होता है गलना। ठीक है, और मेटेरॉइड्स लिखा होगा, उल्का पिंड होता है उसका मतलब। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है फिर। सर जो हमारी यूनिवर्स था उसको हम पहले गैलेक्सी बोलते थे ना, और अब हम यूनिवर्स बोलते हैं उसको। नहीं नहीं, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी होगा। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, जैसे हमारा गैलेक्सी है वो मिल्की वे है।
आकाश गंगा बोलते हैं उसको। सर जो हम प्लैनेट्स होते हैं उनको बोलेंगे फिर गैलेक्सी? गैलेक्सी एक पूरा, जैसे सोलर सिस्टम हमारा प्रेजेंट है मिल्की वे गैलेक्सी में, तो ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज हैं पूरे यूनिवर्स में। गैलेक्सी बहुत बड़ा होता है, उसमें सारे प्लैनेट्स को ये सब आ जाते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह सब, ठीक है। तो जितना हम पढ़ते हैं ना, ये पीछे क्लास में पढ़े थे जो, वो मिल्की वे में है हमारा गैलेक्सी, जो है मिल्की वे। ओके सर। ठीक, चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटे।